नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और स्वागत है आपका एक साथ 6 मंथली यूपी स्पेशल करेंट अफेयर को समाप्त कर देते हैं। देखो, यूपी स्पेशल करेंट अफेयर में जो पहला टॉपिक है वो आपके यूपी बजट के ऊपर है। ठीक है, ध्यान देना। और यूपी बजट की इन डिटेल क्लास रमन सर ने ली हुई है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में भी हम उस वीडियो की लिंक को पेस्ट कर देंगे। इन डिटेल क्लास है, ठीक है, उसको आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, तो आपका एक बड़ा काम यहां से हो जाएगा। बाकी जब हम क्लास को समाप्त कर लेंगे, आप लोग कहोगे नहीं सर इसको भी समाप्त कर दो, तो इसको भी समाप्त कर देंगे। हम 122 नंबर पेज पे हैं। ठीक है, ध्यान देना। पहले मैंने सोचा इसको निपटाते हैं, बट पहले हम अपनी काम को समाप्त करते हैं, जो हमारे लिए काम लायक चीज है, जो हम लोग अभी नहीं किए हैं। ठीक है, एक बार चीजें समाप्त हो जाएं, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, यूपी मेरा व्यक्तिगत एक मानना है, आप लोग पीवाईक्यू से इस चीज को देख भी सकते हो, अगर हम पूरी बजट को ध्यान से पढ़ लें, ना पूरी बजट को ध्यान से पढ़ लें, तो 5 क्वेश्चन के करीब में बजट से आते हैं। यूपी बजट, ठीक है, राष्ट्रीय बजट यानी भारत का बजट, ठीक है, आर्थिक समीक्षा कर ले, तो हमारा मैक्सिमम काम लगभग 5 क्वेश्चन का काम बन जाता है। तो मैं इसीलिए कहूंगा आप लोग बड़ा सीरियस रहना और इस चीज को हल्के में ना लेना आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से चीजें अपनी स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर आपका, इसको आप लोग बोलोगे तो मैं बता दूं, पेज नंबर आपका हो गया 125 से। ठीक है ना, 125 से आ जाइए। क्या कह रहा है, एक चीज ध्यान रखना। अब यहां पे आपको बता रहे हैं कि भाई यूपी की आर्थिक स्थिति क्या है। ठीक है, विभिन्न डाटा के माध्यम से समझाने की कोशिश करेगा कि यूपी की आर्थिक स्थिति की हालचाल क्या है। ये क्या करेगा, विभिन्न डाटा के माध्यम से इसी बात को आपको समझाएगा। देखो, पहला बात जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, या नीति आयोग ने एक समीक्षा प्रस्तुत की है, और वो कहती है कि सभी राज्यों की जो राजकोषीय स्थिति है उसमें जब तुलना करती है यूपी की, तो यूपी को फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल किया गया। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आ सकता है कि राज्यों की जो राजकोषीय स्थिति है नीति आयोग के अकॉर्डिंग, उसमें यूपी किस कैटेगरी में शामिल है। तो यूपी फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल है, यानी अग्रणी राज्य की श्रेणी में शामिल है। और ऐसे क्वेश्चंस आप पीवाईक्यू उठाओगे तो यूपी पीएससी ने बनाए हुए हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब क्या है, यहां पे एक देखेंगे, एक इंडेक्स की बात कर रहा है जिसका नाम है समेकित फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। समेकित फिजिकल हेल्थ इंडेक्स यानी, ठीक है, कंपोजिट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ध्यान देना। अब कंपोजिट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स क्या कहती है, ये एक ऐसे इंडेक्स है जो भारत के राज्यों की जो राजकोषीय स्थिति है, ध्यान देना, जो उनकी राजकोषीय स्थिति है, ठीक है, उसकी बेसिकली क्या करती है, ठीक है, जो उनकी फिजिकल स्थिति है उसकी क्या करती है, एक मुआयना प्रस्तुत करती है या उसका एक समीक्षा करती है, इसका एक संकेत प्रस्तुत करती है। तो कहता है कि समेकित फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में यूपी का जो स्कोर है वो है 55.9, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि स्कोर में वृद्धि हुई। अगर पिछले वर्ष की तुलना में, अगर खैर यहाँ पे डाटा तो लिखा नहीं है, बट अगर पिछली वर्ष से तुलना की जाए तो ये स्कोर ज्यादा है। तो चूंकि समेकित फिजिकल हेल्थ इंडेक्स यानी कंपोजिट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में यूपी लगातार ग्रोथ कर रहा है और अभी 45.9 की स्थिति है, ये बताता है कि यूपी की स्थिति क्या है, बढ़िया है। राजकोषीय स्थिति यूपी क्या है, बढ़िया है, बेहतर है। यानी चाहे वो राजकोषीय घाटा की बात हो, ठीक है, या राजस्व व्यय की बात हो, इन सभी स्थिति में मायने में यूपी अच्छी पोजीशन पे स्थित है। अब हम जो राजकोषीय घाटे की बात करते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर से तुलना करते हैं, तो ये बात हमको समझ में भी आ जाएगी, और ये बात समझने के लिए आपको बजट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आएंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक में अब यूपी की आर्थिक स्थिति समझा रहा है। कह रहा है जो स्वयं के कर प्राप्तियां हैं, ध्यान रखना, जो स्वयं की कर प्राप्तियां हैं उसमें यूपी का क्या है, यूपी की क्या स्थिति है। अब सेकेंड पार्ट में आपको ये बता रहा है, ध्यान रखना। तो कह रहा है कि स्वयं की कर प्राप्तियों में यूपी का जो हिस्सा है, यूपी का जो परसेंटेज है वो समय के साथ क्या हो रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है। अब देखो कि यहाँ पे 3 साल का क्या किया है, एक स्टडी प्लान आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 3 साल की तुलना किया है कि सभी राज्यों के स्वयं के कर में जो हिस्सा है। तो कह रहा है कि 22, 23 और 24 वित्तीय वर्ष 22-23, 23-24 और 24-25 की तुलना की जाए तो यूपी की जो भूमिका है, जो परसेंटेज है, वो आपको लगातार वृद्धि देखने को मिल रहा, उसमें लगातार वृद्धि देखने को मिल रहा। ठीक है, तो ऑन टैक्स जो आपकी रिसिप्ट है उसमें यूपी की भूमिका क्या है, स्वयं के कर प्राप्तियों में, स्वयं के कर प्राप्तियों में, ठीक है, इस बात पर चर्चा बजट में अच्छे से की गई है। जनाब, बजट में अच्छे से की गई, इसी वाले बजट में जो घटना सामने लिखा है वहां भी की गई है। ठीक है, अब निश्चिंत रहना, आप एक बार वो रमन सर की क्लास देखो, मैं भाग नहीं रहा हूं। इसके बाद से मैं एक ही क्लास में इसी तरीके से क्या करूंगा, आपकी पूरी की पूरी
जो संक्षिप्तियां हैं समाप्त कर दूंगा, ठीक है ना। आपका लोड समाप्त। उसके बाद से आपको लगेगा सर इस करंट अफेयर में यहां मुझे डाउट आ रहा है, या करंट अफेयर की सर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातों को ही रिवीजन करा दीजिए, तो मैं रिवीजन भी करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हमारे पास टाइम है, जब तक कोई ईयरली मैगजीन नहीं आती है, इसी में थोड़ा थोड़ा हम लोग रिवीजन पॉइंट भी देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो स्वयं के कर प्राप्तियों में जो यूपी का परसेंटेज है, तो पहला कंक्लूजन क्या निकल रहा है, चलो ये 3 साल का तो डाटा लिखा है ना, तो हम ये तो कह सकते हैं कि लगातार 3 साल से, लगातार 3 वर्षों से उसमें क्या हो रही है, वृद्धि दिख रही है, या लगातार वृद्धि दर्ज कर रही है यूपी। और यूपी अभी स्वयं के कर प्राप्तियों में यूपी का हिस्सा कितना हो गया है, बार बार बोल के इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिगर बैठ जाए, 11.6%, 11.6%। अब आयोग देखो क्या करेगी, इसी 11.6 को 12.6 लिख देगी। आपको लगेगा 6 दूना 12 है, बहुत अच्छा पहाड़ा बैठ रहा है, क्या पता सही हो, ठीक है। तो 11.6% है, ध्यान देना 11.6% है, ठीक है। अच्छा, स्वयं के कर प्राप्तियों में यही प्रतिभा कि यूपी 11.6% के साथ देश में सर्वोच्च स्थान पे स्थित है, तो आंसर आएगा नहीं। सर्वोच्च स्थान पे आपका महाराष्ट्र है, कौन है, महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद से आपकी यूपी की बारी है। अच्छा, आप मुझे बताओगे क्या यूपी एज अ एरिया, ठीक है, किस रैंक पे, क्या चौथे रैंक पे स्थित है, और यूपी भारत की कुल कितने परसेंट एरिया मतलब लैंड का हिस्सा रखती है, कितना रखती है, एक तो ये बताओ। और अगर आप बोलते हो कि हाँ सर यूपी चौथे रैंक पे है, तो प्रथम 3 पे कौन है, ये बताओ। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब लगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन कभी आया होगा, आप उठा के देख लो 2022 का प्रीलिम्स का एग्जाम यूपी बीसीएस, दिख जाएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए ये हमने देख लिया। तो अभी हमने क्या देखा कि भाई फिजिकल स्थिति देख लिया कि क्या फिजिकल स्थिति है, और हमने देखा कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में 45.9। अब देखो 45.9 को याद करना कितना आसान है, 4 5 9। तो जानना कि समेकित फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में जो स्कोर है यूपी का, वो जोड़ने पे फिट बैठता है, ऐसे दिमाग में रखो, जोड़ने पे फिट बैठता है, यानी 4 में 5 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। ऑप्शन में बहुत आसान रहेगा आपकी पहचानना। ये भी कर सकता है 5 4 9 कर दे, मतलब 54.9 कर दे तो गड़बड़ा भी सकता है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो थोड़ा कुछ लॉजिक्स भी दिमाग में रखना होगा ताकि हम भूले तो दिमाग में हमारे आ जाए। आज याद आ रहा होगा आपको, कल नहीं याद आएगा, फैक्ट ध्यान देना, ठीक है। तो ये हम लोग कर दें। अच्छा, इसके बाद से हम लोग बात करेंगे, यहां पे कह रहा है कि एसजीडीपी की बात कर रहा है, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात कर रहा है। कह रहा है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो सभी राज्यों का विकास व्यय क्रमशः इतना इतना रहा, जबकि यूपी का यह कितना रहा, जानना। कह रहा है कि सभी राज्यों का विकास व्यय कब तक 10.9, 11.9 और 12% रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में ये परसेंटेज कितना रहा, 13.8, फिर 16, फिर 16.7% रहा, ठीक है, 16.7% रहा, ठीक है। अब कह रहा है कि यूपी की ऋणग्रस्तता के ऊपर बात करते हैं। यूपी की ऋणग्रस्तता मतलब यूपी ने कितना अभी तक ऋण है यूपी के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, सरकार गवर्नमेंट कब चेंज हुई, 2016-17 में गवर्नमेंट चेंज हुई, 2016-17 में आपकी गवर्नमेंट चेंज हुई है। 2027 में ये टोटल जो यूपी का जीडीपी था उसका 36.7% था, कितना था, 36.7% था। ये याद करना आपको। 2016-17 में 2016-17 में जो यूपी के ऊपर लोन था, जो ऋणग्रस्तता थी, वो कितनी थी, उसके टोटल ठीक है जीडीपी का, ठीक है ध्यान देना, यूपी के टोटल जीडीपी का कितनी थी, 36.7% थी। अच्छा, ऊपर अगर आपको नहीं समझ में आएगा ध्यान बता दूं, यहां पे बता रहा है, ठीक है, ऊपर वाली पॉइंट थोड़ा सा स्पीड में खत्म कर दिया कि भाई सभी राज्यों का जो जीडीपी ग्रोथ है 2022-23 में, 23-24 में और 24-25 में, वो औसत मतलब यूपी को छोड़ के जो बाकी 27 राज्य का औसत निकाला है, तो कह रहा है कि 10.9, 11.9 और 12% रहा है। एवरेज की बात कर रहा है, ना कि किसी स्टेट से तुलना कर रहा है, एवरेज से तुलना कर रहा है। और कह रहा है यूपी हर बार एवरेज में, भाई 22-23 में एवरेज इतना था तो यूपी का इतना था, 23-24 में इतना था तो यूपी का 16 था, और अभी यूपी का कितना है, 16.7% है, ठीक है ध्यान देना। अभी यूपी का क्या है, ठीक है, जो विकास में है वो कितना है, 16.7% है। तो ये चीज दिमाग में रखना आप लोग, ठीक है। तो बेसिकली ये तुलना करा था, ऐसा ना हो कि थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग फंस जाओ तो हो जाएगा, ठीक है। तो विकास व्यय के रूप में सकल घरेलू उत्पाद का जो प्रतिशत था यहां पे बता रहा था। अब देखिए, तो जीएसडीपी में हमने देख लिया। तो अभी जाहिर सी बात है, अब ये बताएंगे कि भाई अगर हम लोग 22-23 की यही तुलना करें, 2022-23 में यही तुलना करें, तो कह रहा है कि 22-23 में जो टोटल जीएसडीपी है, जीएसडीपी से अब हमारा जो लोन है वो 30.4% हो गया। तो कितनी परसेंटेज कटौती हुई, देखना परसेंटेज कटौती कितनी हुई, तो परसेंटेज कटौती आपको दिख रहा होगा 6.3% का परसेंटेज कटौती हुआ है,
6.3% का परसेंटेज कट होती हुआ है। वर्ड्स को फोकस रखना आप लोग, ठीक है। तो यानी ऋणग्रस्तता क्या हुई है, परसेंट वाइज कम हुई है, मात्रा में कम नहीं हुई है। मात्रा में क्यों नहीं कम हुई है, देखो कह रहा है कि भाई अगर हम लोग 17-18 में जो कह रहा है, ठीक है, हाँ देखो कह रहा है कि 17-18 में जो जीएसडीपी थी वो कितनी थी, लगभग 13 लाख करोड़ रुपए थी, ठीक है। और वर्तमान में क्या हो गया, ये बढ़ के, ठीक है, वर्तमान में बढ़ के ये 30 दशमलव, ठीक है, कितना हो गया है, 77 लाख करोड़ रुपए हो गई है, ठीक है, 30.77 लाख करोड़ रुपए हो गई है। तो भाई पहले 12.89 था, 12.89 मतलब लगभग 13 के करीब में था, और 24-25 में ये 27.51 पड़ चुका था। यानी 27-28 की तुलना में 24-25 में कितना हो गया था, दोगुना हो गया था। तो 17-18 से अगर तुलना करेंगे तो भाई 18-19, 19-20, 20-21, ठीक है, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25, तो 7 सालों में क्या है, इन 7 सालों में कितना हो गया, 2 टाइम से अधिक हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 2 टाइम से अधिक हो गया। देखो 27-28 में जीएसडीपी 12.89 करोड़ रुपए थी, कितना, 12.89 लाख करोड़ रुपए थी, और 24-25 आते आते मतलब 7 सालों में वो दोगुने से अधिक होगी, और वर्तमान में कितनी है, तो 30.77 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है 25-26 में। कितना, 30.77 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। ये क्या है, ये अनुमान है, ये लक्ष्य है। अनुमान मतलब सिंपली हमारा लक्ष्य है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था का आकार कितना कर देंगे, इतना कर देंगे, ठीक है, ध्यान देना। फिर से एक बार बता दूं तो ऊपर नीति आयोग ने क्या बताया, राजकोषीय स्थिति पे चर्चा की, उसके बाद से स्वयं के कर राजस्व में क्या हिस्सा है, फिर जीडीपी में हमने देख लिया, फिर हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा, ठीक है, बेसिकली जो अर्थव्यवस्था का आकार है उसकी तुलना की हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग यहां पे आए, इसके नीचे जो येलो कलर में आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा, ठीक है, यहां पे ध्यान दोगे तो यहां पे आपके ग्रोथ रेट के ऊपर करा कि प्रदेश में विकास दर में वृद्धि करने वाले राज्यों में अग्रणी स्थान पर है, ठीक है। तो यहां पे बात आपकी कर रहा है किसके ऊपर, ग्रोथ रेट के ऊपर। यहां पे बात किसकी कर रहा है, तो यहां पे आपकी अब ग्रोथ रेट के ऊपर बात कर रहा है। ध्यान देना, ऊपर के परसेंटेज में ध्यान देना, ऊपर का जो परसेंट था वो विकास व्यय के रूप में जीएसडीपी का परसेंटेज था, ठीक है। अब देखो तो कह रहा है कि अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय जीडीपी की वृद्धि दर जो रही है 2023-24 में वो 9.6% थी, लेकिन इसी समय जो यूपी की वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है, 11.6% रही है। तो ग्रोथ रेट देखोगे तो ग्रोथ रेट आपको भारत का ग्रोथ रेट आपको कितना दिखा, 9.6% दिखा, कब, 23-24 में, 23-24 में। और वहीं यूपी का कितना है, तो यूपी इससे 2% मतलब राष्ट्रीय औसत से 2% ज्यादा ग्रोथ रेट है यूपी का, ठीक है, 2% ज्यादा, यानी 2.6% हम लोग कह सकते हैं। इस हिसाब से यूपी का ग्रोथ रेट कितना है, ज्यादा है, ठीक है। इसी के लिए देखो यहां पे एसबीआई ने यूपी के संदर्भ में एक स्टेटमेंट दिया है, यहां पे देखो लिखा हुआ है राइट साइड में कि यूपी की अर्थव्यवस्था में जो स्थिति है, जो इसकी राजकोषीय स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए एसबीआई ने एक बात बोली कि हाल ही में एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने के लिए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। तो भारत से बड़ी 3 अर्थव्यवस्था कौन है, एक यूएसए हो गया, एक चाइना हो गया, तीसरे पे कौन है बताओ आप लोग, और चौथे पे इंडिया हो गया। किसको पछाड़ दिया, ठीक है, किसको पछाड़ दिया, आप बताओ, यूके को पछाड़ा है कि जापान को पछाड़ा है, ठीक है, आप बताओ। 3rd नंबर पे कौन है, आप बताओ मुझे, 3rd नंबर पे कौन सी कंट्री आपको बताना है। 4th पे तो इंडिया आ गया। तो कह रहा है कि भाई यूपी का जो टारगेट हमको 3rd, विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का, उसमें यूपी की सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है। भारत का जो लक्ष्य है कि विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का, उसमें यूपी सबसे बड़ी क्या हो सकती है, कंट्रीब्यूशन कर सकती है। इसी के लिए यूपी को इन फ्यूचर, भविष्य में लैंड ऑफ मिडनाइट सन बताया गया है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस राज्य को एसबीआई ने लैंड ऑफ मिडनाइट सन बताया है, ठीक है। ये भी आ सकता है कि हाल ही में एसबीआई ने यूपी को लैंड ऑफ मिडनाइट सन बताया है। कारण, ठीक है, भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में, ठीक है, या उच्च स्तर तक पहुंचाने में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, या इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ऐसा बोला है। कथन काल की व्याख्या करता है, नहीं करता है, कथन गलत कारण से, कारण गलत कथन से। तो ये असर्शन रीजन में भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। अब देखो तो यूपी का ग्रोथ रेट हमने देख लिया। अब यहाँ पे यूपी के पर कैपिटा इनकम के ऊपर चर्चा दी गई है। तो यूपी का वर्तमान में 23-24 में हम लोग ध्यान दें, अगर 23-24 में, तो
जो पर कैपिटा इनकम थी वो कितनी थी? 93,514। कितनी पर कैपिटा इनकम? 93,514 पर कैपिटा इनकम थी, ये याद करना पड़ेगा। और 24-25 में कितना इसको करने का टारगेट है? तो इसको 1 लाख से अधिक करने का टारगेट है, जानना, इसको 1 लाख से 1 लाख प्लस करने का टारगेट है। तो 23-24 में पर कैपिटा इनकम यूपी का कितना था? तो यूपी का पर कैपिटा इनकम 93,514 रुपया था। कितना? 93,514 रुपया था। 93,514 रुपया पर कैपिटा इनकम था, ठीक है। और 24-25 में इसको कितना करने का लक्ष्य है? 1 लाख रुपया। तो यहाँ पे पर कैपिटा हमने देख लिया, यहाँ पे ग्रोथ रेट हमने देख लिया, ठीक है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था का आकार हमने देख लिया, यहाँ पे ऋण की हमारे ऊपर क्या स्थिति है ये देख लिया, ठीक है, स्वयं का कर व्यय देख लिया, ठीक है। इसके बाद हमने राजकोष की स्थिति देख ली, इतनी चीज देख ली। अब यहां पे बता रहा है कि भाई हम क्या करते हैं, यूपी का जो ये विकास आप देख रहे हो, इसमें प्राइमरी, द्वितीयक और टर्शियरी सेक्टर जो है, बेसिकली कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर, जो विनिर्माण क्षेत्र है, ठीक है, और जो सर्विस सेक्टर है। तो इसमें किसकी भूमिका है? देखो, भारत में बेरोजगारी के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या माना जाता है कि भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर से, दुनिया ने क्या किया? विनिर्माण सेक्टर में प्रवेश किया। लेकिन भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्टली कहां प्रवेश किया? सर्विस सेक्टर में प्रवेश किया। भारत में बेरोजगारी का एक ये भी बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि जो विनिर्माण क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट जनरेट करने की क्षमता सर्वाधिक रखता है। कौन? विनिर्माण क्षेत्र। लेकिन चूंकि भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्टली कहां छलांग मार दिया? डायरेक्टली छलांग मार दिया सेवा सेक्टर में, डायरेक्टली सेवा सेक्टर में। अब देखो, तो यानी क्या है, कहने का मतलब है, तो कह रहा है कि अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन देखें तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 24% है, विनिर्माण क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो 30% है, और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 46% है। तो सिंपल से कहने का मतलब क्या है, अर्थात सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सर्वाधिक है, फिर विनिर्माण क्षेत्र का है, और उसके बाद से एग्रीकल्चर सेक्टर की बारी आती है। यहां पे पर कैपिटा इनकम का जब गवर्नमेंट बदला था उससे डाटा है, तो 57,944 रुपया पर कैपिटा इनकम के साथ योगी जी गवर्नमेंट में आए थे, ठीक है, जब सरकार मिली थी तो यूपी की पर कैपिटा इनकम कितनी थी? 57,944, यानी लगभग 58,000 रुपये, ठीक है। और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में जो है वो आपका है 93,514 रुपया। कितना? 93,514। कितना मेरे भाई? 93,514। और कितना करने का लक्ष्य है? 1 लाख से अधिक। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा लिखा है, कितना लिखा है? 1,24,000 करने का लक्ष्य है। कितना? 1,24,000 करने का लक्ष्य है, ठीक है ना। ठीक है, 1,24,000 करने का लक्ष्य है। तो ये चीज दिमाग रखना, 1 लाख से अधिक की जगह पे यहाँ पे एग्जैक्ट लिख दिया है 1,24,000, 1,24,000 करने का लक्ष्य, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो हमने पर कैपिटा इनकम समझ लिया, कृषि, विनिर्माण और सेवा सेक्टर का क्या स्थिति ये देख लिया, एसबीआई ने क्यों यूपी को लैंड ऑफ मिडनाइट सन का ये देख लिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यूपी के एक्सपोर्ट पे। देखो, आप भारत का जब बजट पढ़ोगे तो 4 मेन पिलर्स दिखाई देंगे, ठीक है, विकास लक्ष्य 4 दिखा देंगे। उसमें बताओ वो 4 कौन से, ठीक है। अब बताओ क्या उसमें निर्यात शामिल है कि नहीं है, ठीक है, उसमें बताओ निर्यात शामिल है कि नहीं है, ये कमेंट करके बताओ। अच्छा चलो, ये तो आप कमेंट करके बताना। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ने प्रति ईयर यानी हर साल 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात किया है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि यूपी का जो निर्यात में कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 11%। यूपी का देश के कुल निर्यात में कितने परसेंट का हिस्सा है? 11%। कितना हिस्सा है? 11%। लगभग कितने लाख रुपए का, मात्रा के अकॉर्डिंग भारत 2 लाख करोड़ रुपए का यूपी निर्यात करती है। कितना? 2 लाख करोड़ रुपए का, 2 लाख करोड़। तो 11% और 2 लाख करोड़ याद करने का तरीका है 1 + 1 2, ठीक है। 11% और 2 लाख करोड़ याद हो जाएगा इजिली। उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात कर देश में कुल निर्यात में 11% का कंट्रीब्यूशन लगती है। करा उत्तर प्रदेश डिजिटल लेन देन में देश में अग्रणी, ठीक है। 2024 में इतना करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ था, मतलब 1024 करोड़ का और अधिक लेन देन हुआ था, से अधिक का लेन देन हुआ था। तो डिजिटल लेन देन की क्या स्थिति है यहाँ पे ये बता रहा है। अब देखो यूपी की सोलर एनर्जी की पॉलिसी, तो देखो गवर्नमेंट ने क्या किया था 2022 में, यहां पे ध्यान देना, पहले आप नीचे से पढ़ो, सब तो ऊपर से पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा नीचे से पढ़ो समझने के लिए। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या है कि सौर ऊर्जा नीति 2022 लिखी। सौर ऊर्जा नीति 2022 का उद्देश्य क्या था कि 22,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य था। कितना? आने वाले 5 वर्षों में, यानी वर्ष 2027 तक कितना लक्ष्य था?
सोलर एनर्जी जनरेट करने का, नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स हमको होता है सौर ऊर्जा। तो 22,000 मेगावाट जनरेट करने का लक्ष्य था, 22,000 मेगावाट। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स है मिला के, ठीक है, कितना 22,000 मेगावाट। लेकिन क्या रहा है कि वर्तमान में यूपी 63,053 मेगावाट, सॉरी 6353 मेगावाट क्या कर रही है, सोलर एनर्जी जनरेट कर रही है। तो पहले तो ये डायरेक्टली हमको फैक्ट याद रखना चाहिए, फिर आपको ऊपर लेके चलूंगा समझाने के लिए। वर्तमान में कितना, तो सोलर एनर्जी पे मैं कल को मेंस में क्वेश्चन लिखना है, कुछ भी रहे तो 6353 याद करो। 26 दूना कितना होगा, 26 दूना कितना होगा, तो 25 दूना 50, 26 दूना 52। तो इसके पहला जो दो फिगर है उससे लगभग बराबर है, एक जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर सकना, 26 दूना 53 नहीं, 26 दूना 52, ठीक है। तो 26 52 मेगावाट है, 26 53 मेगावाट है, ऐसे करो 26 52 बोल लो। अब ऐसा थोड़ी देगा कि 26 51 मेगावाट, 26 52 मेगावाट, 26 53 मेगावाट, ऐसा कर देगा तो गलत करवा देगा, ठीक है। तो 26 53 मेगावाट याद करो, ठीक है। कहानी इसलिए सुनाता हूं ये चीज दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। कुछ ऐसा मजाक चला था सर, कुछ ऐसा बोले थे, क्या पता दिमाग में कहानी आ जाए और हो जाए, ठीक है। आ जाओ, अब बात आती है कि सर ये तो हो गया हमारा कि 26 53 वर्तमान में है और 22,000 हमारा लक्ष्य है, तो लगभग 10 गुना पीछे हैं हम, लगभग लक्ष्य से 10 गुना पीछे हैं। अब ये मत कहना सर आपकी गणित कमजोर है, कमजोर है, 26 से आप लोग भाग करके एग्जैक्ट दिखा लेना कितना है। अब आओ ऊपर की बात, कह रहा है कि 25 मार्च 2025 की स्थिति बता रहे हैं, ठीक है। ये डेट लाइन है, इस डेट लाइन को कह रहा है कि यूपी पिछले 8 वर्षों में, लास्ट 8 ईयर में यूपी ने सोलर एनर्जी में कितनी ग्रोथ की है, 10 गुना, और अभी कितना है 25। लक्ष्य पाने के लिए कितना तक जाना है, लक्ष्य पाने में 2 ही साल है ना भाई, 25 2 27, तो हमने 8 साल में 10 गुना किया, और अब सोलर एनर्जी के लक्ष्य को पाने के लिए 2 साल में 10 गुना करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया बात, पहले 8 साल में हमने क्या किया, 10 गुना कर दिया, यानी अभी जो हम लोग 2653 मेगावाट पहुंचे हैं, इतना पहुंचाने में 10 इसको 10 गुना करने में, जब 10 गुना किए हैं तो इतना पहुंचे हैं। 10 साल पहले हमारे पास 288 मेगावाट हमारी क्षमता थी, कितना 288, भाई लगभग 10 तो 10 से ज्यादा कर दिए थोड़ा सा, या वही 10 ही किया लगभग मान लो, ठीक है। तो कितना 288 मेगावाट, 288 मेगावाट हमारी 2017 में क्षमता थी, उसको हमने बढ़ा के कितना कर दिया भाई, उसमें उसको हमने बढ़ा के 2653 कर दिया, 2653 कर दिया। गवर्नमेंट ने सोलर एनर्जी को जनरेट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक एजेंसी बना दी, यूपी नेडा। यूपी नेडा ने इसकी घोषणा की, ठीक है, मतलब यूपी नेडा का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये चीज दिमाग रखना। अब ये नहीं पूछेगा कि 2017 में कितनी थी, ये पूछ सकता है कि वर्तमान में सोलर एनर्जी क्षमता कितनी है यूपी की, तो 2653, ठीक है। पिछले 8 वर्ष में कितना वृद्धि हुआ, तो लगभग 10% का वृद्धि हुआ। या स्टेटमेंट दे दे, पिछले 8 वर्षों में यूपी ने सोलर एनर्जी में लगभग 10 गुने की ग्रोथ की। तो आंसर से होगा, लक्ष्य कितना है 22,000 मेगावाट, ये याद करा दिया, 3-4 बार बोल के 5 बार याद हो गया। अब आ जाओ, अंतरदेशीय जल परिवहन, भाई हमको पता है 111 ज्यादा मैं समझ पा रहा हूं कि नेशनल वाटरवेज हैं भारत में। लगभग नेशनल वाटरवेज जब क्लास आपकी स्टार्ट हुआ था 1 2 और एक बोलता है कि नेशनल वाटरवेज 7, ये सब न्यूज में थे, ठीक है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अब देखो नेशनल वाटर वेज 1 का पे तो आपकी गंगा नदी पे स्थित है, 2 कहां पे, क्या ब्रह्मपुत्रा पे या कहीं और है, कमेंट करके बताओ। तो कह रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण IWAI गदना, तो IWAI ने क्या किया था, IWAI ने गदना, कह रहा कि IWAI ने अभी क्या किया है, वाराणसी में अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। IWAI का काम क्या होगा, जल मार्ग प्राधिकरण है, यानी वाटर वेज को बढ़ावा देना, उनकी क्षमता को बढ़ावा देना, ठीक है। इन सब पे काम किसका काम होगा, इसका काम होगा IWAI का, ठीक है, IWAI, ठीक है, IWAI। अब देखो, तो अभी इसने क्या किया है, न्यूज में क्यों है, इन्होंने वाराणसी में अपनी क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की, ठीक है, क्योंकि भाई वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हम और वाराणसी से कानपुर के बीच में हमको बताया जो सुपोषण दर है वो बहुत ज्यादा गंगा नदी में, यानी पोल्यूटेड गंगा नदी सर्वाधिक यहीं से बीच में है, वाराणसी से कानपुर के बीच में सर्वाधिक पोल्यूटेड है, ठीक है। अब आ जाओ, कह रहा कि ये IWAI का 6वां क्षेत्रीय कार्यालय है, वाराणसी में जो खोला गया इसको लेके 6वां क्षेत्रीय कार्यालय है। इसके पहले गुवाहाटी में था, पटना में था, कोच्चि में था, भुवनेश्वर में था और कोलकाता था,
इतनी जगहों पे IWAI का क्षेत्रीय कार्यालय था। IWAI का क्षेत्रीय कार्यालय था। यूपी में ये पहला खोला गया कहां? वाराणसी में। यूपी में पहला खोला गया कहां? वाराणसी में। नेशनल वाटर वन वेज के बारे में बता दिया हूं, ये 600, यहां पे ध्यान देना, ठीक है। ये देखो नेशनल वाटर वेज वन कर रहे हैं कि भाई ये क्या है, 1620 किलोमीटर की एक परियोजना है। कितनी? 1620 किलोमीटर की एक ये परियोजना है। ध्यान, 1620 किलोमीटर की एक परियोजना है। ये देखो यहाँ पे कह रहा है कि प्रयागराज से कहाँ के, ठीक है, हल्दिया के बीच में ये परियोजना है, प्रयागराज से हल्दिया। इसमें यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल इससे प्रभावित होंगे। आप मुझे यहीं पे बताओ कि गंगा रिवर यूपी के कुल कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है? आपको बता दो 20+ डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है, आपको लेकिन बताना है। और यहीं बताओ आप, यमुना रिवर यूपी के कुल कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है, ये बताओ। बहुत ज्यादा और काम करना चाहते हो, तुमको पता है कि गंगा रिवर से कई सारी ट्रिब्यूटरीज क्या करती हैं? जुड़ती हैं। तो यूपी में जो गंगा रिवर से ट्रिब्यूटरीज जुड़ती हैं वो किस किस डिस्ट्रिक्ट में जुड़ती हैं, ठीक है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में उनका मिलन स्थल है, ये आप बता सकते हो, ये आप बता सकते हो। तो मान लो कि इससे क्या होगा, थोड़ी आपकी तैयारी और स्टैंडर्ड हो जाएगी, और स्टैंडर्ड हो जाएगी, ठीक है ना, ध्यान देना। अच्छा, अब हम लोग आते हैं, हमारा काम IWAI का यहां से खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखो धनोरी वेटलैंड। धनोरी वेटलैंड एक्चुअली क्या है, क्यों न्यूज में, आपको ये बताना चाहूंगा मैं। देखो धनोरी वेटलैंड के न्यूज में रहने के पीछे का रीजन क्या है, एक्चुअली भारत सरकार का टारगेट क्या था, सॉरी उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश सरकार ने धनोरी वेटलैंड को, ठीक है, एक वेटलैंड के रूप में नामित करना चाहती थी, ठीक है। धनोरी वेटलैंड को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में थी, लेकिन एनजीटी ने इस पे देरी को लेते हुए वो चिंता व्यक्त की है। तो एक तो गवर्नमेंट का क्या टारगेट था कि धनोरी वेटलैंड को अधिसूचित करने की, मतलब ठीक है, वेटलैंड के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया में थी, बट ठीक है, एनजीटी ने इसमें देरी पे क्या किया, चिंता व्यक्त की है। अब देखो न्यूज में क्यों है, कह रहा एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को धनोरी वेटलैंड के रूप में वेटलैंड के रूप में, ठीक है, अधिसूचना के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया है, ठीक है। एनजीटी ने बोला भैया बहुत देर कर रहे हो, हमको इसके संदर्भ में जल्द ही एक रिपोर्ट दो। तो सिंपल आपसे जाएगा क्वेश्चन, धनोरी वेटलैंड कहां पे स्थित है, तो ये आपका जेवर एयरपोर्ट के पास, जेवर एयरपोर्ट कहां पे है, गौतम बुद्ध नगर के पास स्थित है। गौतम बुद्ध नगर चूंकि किसके साथ बाउंड्री बनाता है, गौतम बुद्ध नगर आपका देखोगे तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाउंड्री बनाता है, ठीक है। तो आप बताओ कि यूपी के वो कौन से जिले, कुल 8 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। उसमें एक आपका गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। अब बताओ बाकी कौन से हैं, ठीक है। बताओ क्या मेरठ उसमें है कि नहीं है, ये बताओ। मुजफ्फरनगर उसमें है कि नहीं है, ये बताओ, ठीक है। बागपत उसमें है कि नहीं है, ये बताओ। चलो 8 का नाम बताओ यार, अब कहानी नहीं, ठीक है, 8 का नाम बताओ। नेक्स्ट आ जाइए, यूपी अभी ये डाटा, इस डाटा को बहुत हल्के में पढ़ोगे तो गड़बड़ा जाओगे। अब कहोगे कई सारे लोग क्या करेंगे भाई, यहीं से केवल ये इंट्रो पढ़ के भाग जाएंगे कि यूपी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना सबसे बड़ा पर्यटन स्थल, खुश। यहीं पे क्या करेंगे, फैक्ट लिखा है कि 135.5 मिलियन पर्यटक आए, और भी खुश हो गए। 135.5 मिलियन, मतलब मिलियन पर्यटक आए, खुश, ठीक है। इससे अच्छी खुशी की बात क्या है, बिल्कुल खुशी की बात है। तो देखो कहने का मतलब क्या है, अगर यूपी में ये पूछे आपसे कि भाई सर्वाधिक पर्यटक कहां है, तो आंसर सही होगा राम मंदिर अयोध्या। अभी अयोध्या राम मंदिर एक बार फिर से न्यूज में, भी आगे भी एक तो फैक्ट हो गया। बट देखो विदेशी पर्यटक यहां पे कितने हैं, 3153। विदेशी पर्यटकों की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो थोड़ा सा यूपी के लिए और अच्छी बात, किसी के लिए भी टूरिज्म के लिए अच्छी बात होगी अगर आप विदेशों से आकर्षण बुला लो अपने आप। 3153, तो इसमें विदेशी पर्यटक की संख्या कितनी है, 3153, 3153। अब सर ये धार्मिक स्थल है यहाँ पे, भाई देखो अयोध्या को जितनी बेहतरीन खूबसूरती के साथ डेवलप किया गया, ठीक है, नेचुरली देखोगे बहुत ब्यूटीफुल बना दिया गया, मतलब बहुत सुंदर, ठीक है। आप जाके एक बार विजिट करके देख सकते हैं। तो 3135 फॉरेनर थोड़े कम है, कितनी थोड़ी नहीं कम है, क्योंकि अब देखो अगर पूछेगा कि यूपी का वो कौन सा साइट है जहां विदेशी पर्यटक सर्वाधिक घूमने गए, तो विदेशी पर्यटक सर्वाधिक, देखो कह रहा है कि इस अवधि में धार्मिक पर्यटन में 70% की वृद्धि देखी गई, वगैरह वगैरह, ठीक है। धार्मिक पर्यटन में कह रहा है कि इस साल में लगभग 70% की ग्रोथ देखी गई है, अच्छी बात है। ताजमहल, ताजमहल की भाई, ताजमहल किसी की याद में बनाया गया था, किसकी याद में, मुमताज महल की।
मुमताज महल किसकी पत्नी थी? शाहजहां की, ठीक है, शाहजहां की पत्नी थी। और शाहजहां के बाद से एक अगला शासक और आया था, नाम उसका था औरंगजेब। उसने कहा जाता है कि अपने पिता को एक ऐसे कमरे में बंद किया था, अफवाह फैल जाएगा कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। और इसके 3 बड़े बेटे थे, उनमें से एक बेटा जो दारा शिकोह था, ठीक है, कहानी समझना पहले। दारा शिकोह का बड़ा अच्छा संबंध था शाहजहां से। लगभग चांस था कि मुगलों का अगला नवाब या अगला राजा कौन बनेगा? दारा शिकोह बनेगा। दारा शिकोह को उसकी उदारता के कारण उसकी अकबर से तुलना भी की जाती है, ठीक है। बट औरंगजेब सर्वाधिक महत्वाकांक्षी था। इसके लिए भाई का मतलब क्या था? 0 था। इसने ठान लिया ना बाप को छोड़ेंगे ना भाई को छोड़ेंगे। भाई की तो हत्या कर दिया, वो आप धर्मत का जो फल्ला डिमका आप लोग पढ़ेंगे, सामूगढ़ धर्मत, ठीक है, ये अब निकल गया मुझसे। तो औरंगजेब की उत्तराधिकार की लड़ाई पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज में अगर थोड़ा काम पे चले जाएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज पढ़ लेना, फिर नोट कर लो। औरंगजेब की उत्तराधिकार की लड़ाई पढ़ना है, मास्टर साहब ने बोला है, ठीक है, वो नोट कर लो आप लोग। अब समझो मेरी बात। तो इनको क्या किया, मान लो कि ये ताजमहल है, ये ताजमहल मुमताज महल का, ऐसे धर लेते हैं। इनको यहां जेल में बंद किया और इसके खिड़की एक लगवा दिया, बोला आप यहीं जब तक जियोगे ताजमहल देखोगे केवल। तो भाई साहब कहा जाता है सालों जिए। एक खिड़की केवल खुला था, उस खिड़की से सीधा ताजमहल दिखता था, ठीक है। तो बीबी का मकबरा, क्या मैं सही हूं? ठीक है, तो बताना आप लोग, ठीक है। सिकंदरा में आपका अकबर को दफनाया गया है, वहीं पे जोधा को दफनाया गया। जोधा का जो मकबरा उसका कुछ नाम है, मैं थोड़ा सा भी भूल रहा हूं, बट वो भी आप लोग देख सकते हो। अब देखो यहीं पे अयोध्या आ गया नाम। तो अयोध्या से सुंगों की राजधानी, मतलब सुंग वंश का जो क्षेत्र था, अयोध्या वहां पे पड़ता था। अयोध्या कैपिटल भी थी, ठीक है। अब बताओ महाजनपद काल में अयोध्या किसकी कैपिटल थी? महाजनपद काल में अयोध्या। अयोध्या इंस्क्रिप्शंस मिले, ये पुष्यमित्र शुंग का इंस्क्रिप्शन है। मौर्य शासक बृहद्रथ, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किसने किया था? निपटाया था किसने? शुंगों ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने, इनके सेनापति थे। पुष्यमित्र शुंग निपटाएगा और शुंग डायनेस्टी रखेगा। शुंगों के बारे में एक चीज कहा जाता है कि शुंग ब्राह्मण थे और इन्होंने बेसिकली बौद्ध धर्म के बहुत से स्तूपास तोड़े हैं। लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसी भी है कि बौद्धिज्म को संरक्षण भी शुंगों ने दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि तोड़ा है। तो ये हिस्ट्री है, लिखने के अकॉर्डिंग चलती है। अयोध्या इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इसने, मतलब किसने? पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अब आप में हिम्मत है मुझे बताओ कि अयोध्या इंस्क्रिप्शन लिखा किसने? तो बताओ, हिम्मत की बात करता हूं भाई, आप लोग बताओ। और तो मैंने आपको चैलेंज कर दिया, समझे ना, चैलेंज कर दिया, तो तुम रिस्क ले लो, ठान लो कि यार की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। अब देखो ताजमहल की बात करेंगे। ताजमहल, तो ताजमहल घूमने गए तो भैया 125.1 मिलियन लोग, मतलब 125.1 मिलियन लोग। लेकिन समझो मेरी बात, यहाँ पे विदेशी कितने हैं? ये विदेशी देखो कितने पहुंच गए, 9,24,000 अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आ गए, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की तुलना में जमीनों आसमान का अंतर है। अभी एक जगह विदेशी पर्यटक कितने हैं? 3153, और एक जगह विदेशी पर्यटक कितने हैं? 9,24,000। दूसरी जगह विदेशी पर्यटक कितने हैं? 9,24,000, ठीक है। देखो भाई, अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हो तो यूपी, मतलब आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। दूसरा, हमारी मास्टर क्लास चल रही है जो कि क्विक रिवीजन सीरीज है, आप उससे जुड़ सकते हो, ठीक है। एक साथ सारी क्लासेस आपको जितनी अब तक हो चुकी है प्रोवाइड करा दिया गया है। अभी वहां पे हम लोग जो बची हुई क्लासेस है उनको, जैसे हमारी वहां पे बची हुई क्लासेस में अब अभी पॉलिटी बची है, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये 3 टॉपिक्स बचे हैं, ठीक है। इसको समाप्त करा दिया जाएगा। बाकी सारी क्लासेस हो चुकी है, एक साथ अपलोड कर दी गई है, ठीक है ना। तो आप उसका लाभ ले सकते हो, ध्यान देना, ठीक है। तो 9,24,000 अंतरराष्ट्रीय पर्यटक हैं, ये चीज ध्यान देना आप लोग। अब हम लोग आएंगे वाराणसी। वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक यानी विदेशी पर्यटक कितने गए? 1,84,000, ठीक है, 1,84,000। मथुरा में कितने गए? 87,229, 87,229। अब देखो, तो पर्यटन के अकॉर्डिंग जाओगे, सर्वाधिक पर्यटक, जानना, सर्वाधिक पर्यटक के अकॉर्डिंग जाओगे, सर्वाधिक पर्यटक के अकॉर्डिंग जाओगे तो सबसे ज्यादा कहां? राम मंदिर। दूसरे नंबर पे कहां? ताजमहल। तो पहले नंबर कहां के लोग?
अयोध्या गए। दूसरे नंबर कहाँ गए लोग? आगरा यानी ताजमहल गए। 62 मिलियन लोग फिर कहाँ गए? वाराणसी यानी शंकर जी का दर्शन करने गए। ठीक है, वाराणसी गए। उसके बाद से लोग कहाँ गए? मथुरा। कितना? नहीं, वाराणसी में तो 62 मिलियन लोग हैं ना, 62 मिलियन घरेलू घरेलू पर्यटक हैं और 1,84,000 विदेशी पर्यटक। ठीक है, तो नहीं मथुरा में सर्वाधिक गए हैं क्योंकि मथुरा में 68 मिलियन। फिर उसके बाद से मथुरा, ठीक है, और मथुरा के बाद से वाराणसी। ठीक, तो ये ऑर्डर हो गया टूरिज्म का। ठीक है कि भाई कौन से कितने पर्यटक है। अब इसी में ऑर्डर अगर आपको बढ़ाना हो भाई फॉरेन टूरिस्ट का, तो सर्वाधिक कहां? ताज में। सर्वाधिक कहां? ताजमहल देखने यानी आगरा। दूसरे नंबर पे कहां? तो दूसरे नंबर पे 1,84,000 के साथ, ठीक है, आपके वाराणसी में। तीसरे नंबर पे विदेशी पर्यटक आपके मथुरा के हैं 87,229, तो मथुरा। और चौथे नंबर पर क्या हो गया? आपका अयोध्या हो गया। ये हो गया फॉरेन जो टूरिस्ट है, फॉरेनर जो फॉरेन टूरिस्ट है उनके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अब देखो इतना अच्छा से एनालिसिस कर दिया। अब आप लोग जल्दीबाजी में इसको करके निकल जाते हैं और पेपर हो सकता थोड़ा सा आप जो पढ़े वहीं से आता, बट थोड़ा सा चांसेस था कि घुमा टहला देता। बस थोड़ा सा चार्ज लगाना है भाई, संकेत आ गया कि आप नहीं लगाएंगे तो क्लास आपकी बंद कर दी जाएगी। और क्लास चालू करने में जितना दिक्कत होता है इनको क्या पता। चलिए, उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायोस्फीयर प्लांट स्थापित किया गया। ठीक है, बायोस्फीयर प्लांट कहां पे? तो भाई पहला बायोस्फीयर बोला हूं, बायोपॉलीमर प्लांट स्थापित किया गया। तो हम इस बायोपॉलीमर प्लांट की एक तो क्षमता देखेंगे, क्योंकि बायोपॉलीमर है यानी इन्वायरमेंट के सेक्टर में एक अच्छा इनिशिएटिव जो हम लोग कह सकते हैं। पहली बात, स्थापित कहां किया गया? तो स्थापित किया गया है लखीमपुर खीरी में। किस डिस्ट्रिक्ट में? लखीमपुर खीरी। ठीक है, ये देखो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। तो याद करो आप लोग कहां पे? लखीमपुर खीरी। ठीक है, पुर खीरी ऐसे कर सकते हैं, लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी में आपको बहुत सारी ट्राइब्स दिख जाते हैं, लेकिन थारू ट्राइब्स यहाँ पे मेनली मिलती है। ठीक है, अब देखो पावरलूम प्रोडक्ट्स आपको लखीमपुर खीरी में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताओ दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। ये सब फैक्ट्स आपके लखीमपुर खीरी के संदर्भ में लिख दिया हूं। 3 फैक्ट्स यहाँ पे ट्रांसलेट। ठीक है, लखीमपुर खीरी में कुंभी लोकेशन है, वहां पे कौन बना रहा है? तो भाई बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। इसकी क्षमता कितनी है? इसका लाभ देख लो यहाँ पे। जो ये बायोपॉलीमर प्लांट जो कि लखीमपुर खीरी में लगाया जा रहा है, इसकी क्षमता है कि ये पर ईयर हर साल लगभग 80,000 टन, कितना? 80,000 टन पर ईयर, इतना एक साल में क्या करेगा? बायोलैक्टिक एसिड का उत्पादन करेगा। कितना? पॉलीलैक्टिक एसिड का, PLA का क्या करेगा? उत्पादन करेगा। इतना 80,000 टन पर ईयर। ठीक है, इसका उपयोग क्या होगा भाई? डिस्पोजल बोतल्स बनानी हो, प्लेट्स बनानी हो, कप बनाने हो, बैग्स बनाने हो, ये कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा भाई ब्रह्मोस मिसाइल भारत रसिया के सहयोग से बनाई है। ठीक है, जाना। अच्छा देखो ब्रह्मोस, अभी देखो एक चीज समझो भाई, रक्षा गलियारा भी यूपी में खोला गया है। रक्षा गलियारा यूपी के 6 नोड्स हैं, यूपी में 6 नोड्स हैं रक्षा गलियारे के। इसमें 2 नोड्स का संबंध तो इसके बुंदेलखंड सेक्टर से भी है, ध्यान रखना। अलीगढ़ आगरा A2, अलीगढ़ आगरा A2, झांसी चित्रकूट और लखनऊ कानपुर। अलीगढ़ आगरा, लखनऊ कानपुर, झांसी चित्रकूट। तो ग्रीन कलर में झांसी और चित्रकूट है, ये बुंदेलखंड रीजन है। ये क्या है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। तो रक्षा गलियारा पहल शुरुआत किया गया कहां पे? इसके 6 नोड से पहले तो याद करो, अलीगढ़ आगरा झांसी चित्रकूट लखनऊ कानपुर। याद करता है ये आ सकता है, डायरेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वो नोड है जो रक्षा गलियारा पहल में शामिल नहीं है? तो अलीगढ़ आगरा झांसी चित्रकूट लखनऊ कानपुर ये शामिल है।
आगे की बात सुनो, कह रहा है कि अभी जो इसमें आपका यही मतलब इसी गलियारे के तहत क्या किया गया है कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री लगाएगी। मतलब अब यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण होगा, जो कि जिन्हें उद्घाटन के समय मुझे लग रहा है कि एक भाषण दिया था अभी अभी रिसेंट में भी उद्घाटन हुआ इसका। तो ब्रह्मोस की हालचाल थोड़ा एक बार पाकिस्तानियों से पूछो, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है ना। अरे देखो ऑपरेशन सिंदूर में मैं एक चीज ये सोच रहा हूं, अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया देखो, और देखो पता नहीं क्यों दिमाग में आया मुझे नहीं पता, बट अभी कसम से तुरंत दिमाग में आया, ठीक है। क्या क्या चीजें तैयार करना मेरे भाई, आप सब लोग सब तैयार कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय यूपी के जिनकी जान गई है उनके बारे में, उनका नाम पता करना। कानपुर की एक पर्सनालिटी है, ठीक है, उनका नाम मुझे नहीं याद है, बट आप लोग याद करना, कुछ भी हो सकता है, आने के लिए कुछ भी देखा। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का डेट याद करना आपको क्या याद करना है, डेट याद करना है। इसका आपको तारीख भी याद रहनी चाहिए, ठीक है, क्या याद रहनी चाहिए, तारीख याद रहनी चाहिए। अच्छा ठीक है, हाँ, और जो पहलगाम की घटना हुई थी उसकी भी तारीख याद रहनी चाहिए। इसमें डेट भी इंपॉर्टेंट है, मेरे कहने में है इसमें डेट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 फैक्ट देख लेना, पता नहीं क्यों दिमाग में आ गया है, क्या पता कि आभास हुआ हो चीजें आने का, तो ये एक बार कर लेना। कोई जरूरी नहीं कि आएगा, ठीक है, 99.99% तो नहीं आएगा, बट कभी कभी 0.1 कन्वर्ट हो जाता है, हाँ, तो कर लेना है। अब आ जाइए, मैंने बोला कि अभी हमने देखा कि राम मंदिर में भाई दर्शन के लिए सर्वाधिक लोग गए, तो राम मंदिर को अभी की परियोजना को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा। मतलब इसकी जो निर्माण है उसके निर्माण की सेफ्टी को देखते हुए ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने क्या स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का आपकी तहत से इसको सम्मानित किया है, ठीक है। कह रहा कि सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार स्वॉर्ड ऑफ ऑनर उन परियोजनाओं को दिया जाता है, किसको, जिनको 5 सितारा रेटिंग दिया जाए सुरक्षा में, ठीक है। तो इसी को 5 सितारा रेटिंग को 7 सितारा रेटिंग कर देगा एग्जाम में, ठीक है। तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाता है जिनको 5 सितारा सुरक्षा रेटिंग दिया जाए, ठीक है। जयराम एलएनटी बना रही है। उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क, देखो क्वेश्चन क्या देगा कि हाल ही में मार्च 2025 में, ऐसे लिख देगा मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेक्सटाइल पार्क कहां स्थापित किया गया। ऑप्शन ए कानपुर देहात, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो भाई मार्च 2025 में टेक्सटाइल पार्क ने टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र खोला गया है। मतलब टेक्सटाइल सेक्टर में जिन मशीन्स की यूज की जाती है, पहले वो मशीन्स हम जापान, चाइना वगैरह वगैरह कंट्रीज से, दक्षिण कोरिया से उसको आयात करते थे, खरीदते थे, फिर उसका यूज करते थे। अब वो टेक्सटाइल मशीन ही बनाई जाएंगी। तो देखो क्यों क्या बोला है कि कानपुर देहात, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, अकबरपुर माटी है, अकबरपुर माटी है। पेपर में क्वेश्चन कई बार बन क्या है, तो कह रहा है कि कानपुर देहात में मैन्युफैक्चरिंग लगाई जाएगी, मशीनों का निर्माण करेगी। अब तक लगभग 40,000 करोड़ रुपए का ये मार्केट है, जिसको बढ़ के 1 जीरो बढ़ने की संभावना है। तो भारत ने सोचा भाई हम 4 लाख करोड़ का मार्केट कहीं से खरीदेंगे क्यों, घर में बनाओ, ठीक है। उसका फायदा क्या रहेगा, मेक इन इंडिया होगा, मेड इन इंडिया होगा, रोजगार बढ़ेगा, ठीक है, और जो मशीनें हैं उसकी लागत भी कम हो जाएगी, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले मतलब एक निर्णय लिया था कि मेगा मतलब टेक्सटाइल पार्क्स की खोलने की, कि 10, ठीक है, यहां देखो कराए, ठीक है। यूपी में जो मेगा मित्र मतलब टेक्सटाइल पार्क बन रहा है, और एक इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि 10 और लोकेशन क्या करेंगे, टेक्सटाइल पार्क्स की स्थापना करेंगे, ठीक है। उन 10 नए लोकेशन के टेक्सटाइल पार्क जो है वो ये है गोरखपुर के बगल में संत कबीर नगर, हापुड़ हमको पता है कि गोरखपुर मतलब यूपी का सबसे छोटा जिला है, अराउंड 663 स्क्वायर किलोमीटर साल इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। लखीमपुर खीरी, अगर मैं सही हूं तो सबसे बड़ा जिला है, लगभग 74-75 के करीब में मतलब स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है लखीमपुर खीरी का, ठीक है। एक चीज ध्यान देना आप लोग, तो ये हो गया। अच्छा ठीक है, इसको पढ़ देना आप लोग। बाकी इसमें लखनऊ है, कानपुर है, बाराबंकी है, गोरखपुर है, गाजियाबाद है, मेरठ है, हरदोई है, ठीक है, ये देख लेना है, ठीक है।
कह रहे जो ये प्लांट खोला जाएगा, ये प्लांट प्लग व प्ले मॉडल पे तैयार किया जाएगा। प्लग व प्ले मॉडल क्या है, आप लोग लफड़े में ना पढ़ो, सीधा याद कर लो कि जो टेक्सटाइल मशीन पार्क लगाई जा रही है, ठीक है, इंडस्ट्री कानपुर देहात में, वो प्लांट जो है प्लांट प्लग व प्ले मॉडल पे डेवलप किया गया है। उत्तर प्रदेश में रडार फैक्ट्री, देखो यूपी में रडार फैक्ट्री लगाई जा रही है, ठीक है, डिफेंस कॉरिडोर के, जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसी से रिलेट करते हुए, ठीक है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, अब यहीं पे नाम आ गया क्या, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का नाम आ गया ना। देखो यूपी गवर्नमेंट अभी बजट में कई सारे एक्सप्रेसवे की बात और भी की है, कुछ और एक्सप्रेसवे बना रही है। तो जो न्यू इधर एक्सप्रेसवे बने हैं उनको आपको कैसे तैयार करना है, देखो एक्सप्रेसवे की जाल होगी आप यूपी में, ठीक है। तो एक तो ईयर बेस्ड आ सकता है कि पहला एक्सप्रेसवे कौन बना, ठीक है। तो शुरुआत के 4-5 एक्सप्रेसवे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेंथ आ सकता है, लंबाई आ सकता है, ठीक है, दे देना। तो ये सब चीज बन सकता है। खासतौर पर अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे यहीं पे आ गया है, तो ये हमको कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जो रडार फैक्ट्री डेवलप की जा रही है 400 करोड़ रुपए की लागत से, वो कौन बना रहा है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। स्थापित कौन कर रहा है, कौन स्थापित कर रहा है, यहां पे लिखा है, ठीक है। तो कौन कर रहा है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा। आज हम नेक्स्ट कह रहा है महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की गई। तो एक तो क्वेश्चन आता है कि सर महर्षि दधीची कुंड स्थित कहां पे है, तो ये आपकी स्थित है नैमिषारण्य में, ध्यान देना कहां पे, नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य ध्यान देना काफी मतलब यूपी खासतौर पर सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए एक बहुत ही कल्चरल प्लेस है माना जाता है। देखो नैमिषारण्य के बारे में पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि नैमिषारण्य इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 80,000 ऋषिज। 88,000 ऋषियों की भूमि के रूप में हम नैमिषारण्य को स्मरण करते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। नैमिषारण्य इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 80,000 ऋषिज। नैमिषारण्य से लगभग 12 किलोमीटर की दूर पे स्थित है, कहां पे, आपका दधीची कुंड। दधीची कुंड, कुंड मतलब क्या है, कुआं है। तो इस कुएं की खूबी ये है, ऐसा माना जाता है कि जितने भी पवित्र स्थल है संसार के, खासतौर पे जो भारतीय पवित्र स्थल है, उन सभी के जल इस कुएं में, इस कुंड में मौजूद है। इसी के लिए इसको मिश्रिक नाम रखा है। तो मिश्रिक मतलब क्या होता है, मिला हुआ, तो मिश्रिक इसका नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा, मिश्रिक नाम पड़ा, ठीक है। नैमिषारण्य आपका सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए सीतापुर बड़ा फेमस है। देखिए हमने देखा कि वाराणसी में क्षेत्रीय कार्यालय बना IWAI का, ठीक है। IWAI का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे स्थित हुआ, वाराणसी में, ठीक है, जानना। अब यहीं पे वाराणसी के बारे में एक दूसरा फैक्ट क्या सामने आ रहा है मेरे भाई, ध्यान देना। तो कह रहा है वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनेगी। तो ये तो एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, डॉल्फिन सफारी बनेगी, ठीक है। डॉल्फिन के ऊपर जब मैं आपको डॉल्फिन गणना हुआ था, तो इसी करंट अफेयर क्लास में मैंने आपको डॉल्फिन के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल फैक्ट बताया था, ठीक है। तो उसको रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक लोकेशन है वाराणसी में, कैथी से ढकवा गांव, 2 गांव है, कैथी गांव से ढकवा गांव, ठीक है। ये इनके बीच में क्या किया जाएगा, ये डॉल्फिन सफारी बनाई जाएगी, ठीक है, ठीक है। वाराणसी जनपद में क्या है, डॉल्फिन मित्र की भी नियुक्ति कर रही है कौन, यूपी गवर्नमेंट। डॉल्फिन मित्र की भी नियुक्ति करेगी कौन, यूपी गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। बस पानी पीने का ब्रेक लेंगे आप, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं, कह रहे कि उत्तर प्रदेश की 3 हेरिटेज इमारतों को अभी होटल के रूप में विकसित करने की बात बोली गई है। ये 3 हेरिटेज इमारतें जो है, एक तो लखनऊ का रसूलुद्दौला है, छतर मंजिल है, और मिर्जापुर का में चुनार किला है। ये तीनों का नाम याद कर लो। इनको, ये हेरिटेज साइट्स हैं जिनको होटल के रूप में डेवलप करने की बात, हेरिटेज होटल के रूप में डेवलप करने की बात की गई है, ठीक है। माँ की रसोई पहल, माँ की रसोई पहल, ठीक है। ये बेसिकली एक समझ जाओ, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, ठीक है, उनको 9 रुपए की लागत में भर पेट पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब पेट। अच्छा, ये माँ की रसोई पहल जो का संबंध समझो गंगा माँ से संबंधित है, यानी कुंभ मेले के दौरान इसको स्टार्ट किया गया था। अब महाकुंभ लिख के ले लो, आपके पेपर में क्वेश्चन अच्छा खासा आने वाला है। महाकुंभ के बारे में आपकी घट्टा चक्र की आय दृष्टि होगी, उसमें भी लिखी गई होगी, ठीक है, नहीं लिखी गई होगी, अभी हुआ है महाकुंभ, ठीक है।
हमको महाकुंभ के बारे में क्या करना है, इन डिटेल पढ़ना है। एटलीस्ट महाकुंभ कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, महाकुंभ कब समाप्त हुआ, बीच में जो 2-3 मुख्य नहान थे वो किस किस तारीख को थे, ठीक है, टोटल कितने पर्यटक आए, ठीक ना। एक AI चैटबॉट यहां पे लगाया गया था जो डायरेक्शंस बताता था, ठीक है। तो हमको मतलब जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो महाकुंभ के बारे में हमको जाननी चाहिए, आ सकती है पेपर में। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश की तनुष्का जगुआर स्क्वाड्रन में शामिल हुई। तनुष्का सिंह लखनऊ की रहने वाली हैं। जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में ये परमानेंट और एक पायलट के रूप में शामिल हुई। तो ये यूपी के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो तनुष्का सिंह हो गया आंसर इसका सही। अब आइए, वाराणसी और प्रयागराज को मिला के, वाराणसी और प्रयागराज को मिला के एक क्षेत्रीय प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। बेसिकली इस क्षेत्रीय पर्यटक में मतलब प्राधिकरण में कुल 7 डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो वाराणसी और प्रयागराज को मिला के क्षेत्रीय प्राधिकरण बनेगा। कह रहा है कि इन दो के बीच, मतलब इन 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच आने वाले 5 जिलों को भी शामिल किया जाएगा। यानी टोटल 7 जिले इस क्षेत्रीय प्राधिकरण में शामिल है। वाराणसी और प्रयागराज तो शामिल ही है, इसके अलावा चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही भी शामिल है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, ठीक है, ये आपको पता रहने चाहिए। यहां पे आप लोग इसका मैप में डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो, देखो, ठीक है, जो 7 क्षेत्रीय राज्य, अब याद रखना। तो जो 7 क्षेत्रीय डिस्ट्रिक्ट है, देखो ये आपका हो गया प्रयागराज, ये आपका प्रयागराज हो गया, और ये आपका वाराणसी हो गया। प्रयागराज और वाराणसी के बीच में आपका, ठीक है, क्या दिख गया, भदोही दिख गया, ठीक है, प्रयागराज और वाराणसी के बीच में भदोही दिख गया। तो प्रयागराज, ठीक है, देखो प्रयाग पहले इसका नाम प्रयाग ही था, तब इस डिस्ट्रिक्ट का नाम, बट होता क्या है कि अकबर के द्वारा इसका नाम बदल करके इलाहाबाद रख दिया गया। अब बता सकते हो कि अकबर ने किस ईयर में, ये यूपी आरओ ने मतलब एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी विशेष में किसी और एग्जाम में कि किस साल नाम बदला था, ठीक है। इसी तरीके से एक पर्सनालिटी ने आगरा की नींव रखी थी, आप उसका भी नाम बता सकते हो कि किसने रखी थी, क्या वो सिकंदर लोधी था और किस सन में रखी थी, क्या 1502 था, ठीक है। और ये हो गया आपका वाराणसी, ये वाराणसी हो गया भाई, दोनों हिस्टोरिक प्लेस हो गए, ठीक है, दोनों हिस्टोरिक प्लेस है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीच में मिर्जापुर, ये चंदौली, ये गाजीपुर और ये जौनपुर, इतने डिस्ट्रिक्ट का क्या है, एक 7 डिस्ट्रिक्ट का ये क्षेत्रीय परिषद आपका प्राधिकरण बनता है, इन 7 का, ठीक है। इसमें सोनभद्र शामिल नहीं है, इसमें सोनभद्र शामिल नहीं है, आप ऐसे भी कह सकते हो, इसमें सोनभद्र शामिल नहीं है, ये दिमाग रखो आप लोग, ठीक है। अच्छा, आईटी कानपुर ने विकसित की सोलर निर्जलीकरण तकनीक। तो हाल ही में सोलर निर्जलीकरण तकनीक किसने विकसित की, आईटी कानपुर ने। बस डायरेक्टली इतना याद करके छोड़ दो, ठीक है। टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च किया गया, राइज ऐप लॉन्च किया गया, देखो, ठीक है। अच्छा, ये राइज ऐप क्या करेगा, बेसिकली टीकाकरण को से रिलेटेड जो टीकाकरण कार्यक्रम के सहायक बंधु हैं, जैसे एएनएम्स हो गए, नर्स हो गए, अन्य जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उनके लिए विकसित किया गया है, ताकि वो नियमित टीकाकरण भी कर सके, उनका निगरानी भी कर सकते हैं, जिनका टीकाकरण किया, कि मान लो कि क्या निगेटिव में पड़ा, क्या पॉजिटिव पड़ा, उसका एक डाटा मेंटेनेंस रहे कि भाई इनको ये टीका लग चुका है, ये टीका नहीं लगा है, तो मतलब ठीक है ना, एक प्रभाविता सुनिश्चित हो सके, लापरवाही नहीं। तो राइज ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है, किसके लिए, टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के, ठीक है। राइज का फुल फॉर्म पे लिखा है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट, ठीक है, रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट, ठीक है, ये नाम भी रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट ये करा, यूपी विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी, ठीक है। अनुवादक सुविधा से जो कि लैस है, कह रहा है अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा है। कौन कौन सी भाषा यहाँ पे, तो अवधी, भोजपुरी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी, ठीक है। इससे यहाँ पे उर्दू शायद शामिल नहीं था, इसके लिए वाद विवाद हुआ है, ठीक है। उर्दू हमको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब ये पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ भी है कि उर्दू किस साल इसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया, ये आप बता भी सकते हो कि उर्दू को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब यूपी का दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे कब शामिल किया गया था, ईयर बता सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको भाषा याद करना होगा, अवधी, भोजपुरी, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली और अंग्रेजी, ठीक है, याद रखना। कह रहा है कि गोरखपुर पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन वाला शहर बन गया है। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह अध्ययन केंद्र के रूप में स्थापित किया
करेगा कौन, गोरखपुर को किया जाएगा। तो गोरखपुर पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर के तौर पे इसको घोषणा की गई है, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट को लेके यहाँ पे काम किया है, बोला कि एकीकृत शहर प्रबंधन के रूप में शहर में 40 एकड़ की सुविधा में प्रतिदिन 700 टन कचरा, जिसमें कचरा जो सूखा कचरा उसको अलग किया जाएगा, गीला कचरा को अलग किया जाएगा, खतरनाक कचरे को अलग किया जाएगा और उसको प्रोसेस्ड करके किया जाएगा, चारकोल प्रोडक्शन किया जाएगा और सीएनजी बनाई जाएगी, ठीक है। मतलब इसका वापस यूज किया जाएगा, यानी सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके क्या किया जाएगा, वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट किया जा रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश वन लाइनर यहां से स्टार्ट हो गया, ध्यान दो। पहले तो जितना चीज देखो, कह रहा कि योगी जी ने कहां पर निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया, तो यूपी के गोरखपुर में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया, ठीक है, ध्यान रखना। वह प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक, जिन्हें वर्ष 2025 को प्रदेश का प्रतिष्ठित अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो यूपी का अनमोल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है, तो यूपी के सिंघम है वो, उनको अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया है। नाम है निखिल सिंघल, नाम क्या है, निखिल सिंघल, ठीक है। बजट आप लोग देखोगे तो बजट का आकार वहीं सबको समझ में आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ठीक है। कह रहा है कि यूपी में कहां पे देश का पहला एआईसीटी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। उत्तर प्रदेश बजट 25-26 में, ठीक है, लखनऊ में देश का पहला एआईसीटी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किया गया, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय का एक वास्तविक सच्चाई है। तो यूपी गवर्नमेंट इस पे भी बढ़िया से काम कर रही है और लखनऊ को एआईसीटी के रूप में, मतलब इसको बनाने के लिए लखनऊ को बजट में 5 करोड़ रुपए रखी है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। किसानों की आय में वृद्धि के लिए, ठीक है, किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने, तो मतलब वर्ल्ड बैंक लिखा, तो वर्ल्ड बैंक ने उत्तर प्रदेश के लिए 325.10 मिलियन डॉलर के ऋण की स्वीकृति दी है, ठीक है। तो यूपी गवर्नमेंट को किसानों के लिए, किसानों में आय में वृद्धि के लिए, यानी बेसिकली किसानों के में वेलफेयर के लिए कितना दिया है, 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत दिया है। अभी वर्तमान में ऋण ग्रस्तता कितनी है बजट की, लगभग 30% के करीब में है, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को मिलाकर एक नया धार्मिक सर्किट बनाया गया। देखो यूपी टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, टूरिज्म सर्किट्स पे काम कर रही है। तो फिर क्या हुआ, एक नए धार्मिक सर्किट का निर्माण किया है। उसमें प्रयागराज शामिल है, काशी शामिल है, चंदौली शामिल है, गाजीपुर शामिल है, जौनपुर शामिल है, मिर्जापुर शामिल है और भदोही शामिल है, ठीक है, ध्यान देना। अभी हमने 7 डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखाया था क्षेत्रीय प्राधिकरण में, क्या बताओ ये वही क्षेत्रीय प्राधिकरण, वो इसमें सारे के सारे इसी में शामिल है या कोई एक डिस्ट्रिक्ट अंतर है, ठीक है, क्षेत्रीय प्राधिकरण से? क्या क्षेत्रीय प्राधिकरण वाले फैक्ट से इसमें किसी डिस्ट्रिक्ट में अंतर है? क्या क्षेत्रीय प्राधिकरण वाले किसी फैक्ट से इसमें कोई अंतर है, ये बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, तो चूंकि भाई विदेशी पक्षी यहाँ क्या है, प्रयागराज में आती हैं, तो प्रयागराज आंसर इसका बनेगा, ठीक है। कह रहा कि बनारस में जो होटल ताज है उसमें बनारस लिस्ट फेस्ट, ठीक है, बनारस लिस्ट फेस्ट में किस उपन्यासकार को उसके उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड, रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड से की श्रेणी में शामिल किया गया, की श्रेणी में बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो राजकमल झा जी को, तो क्वेश्चन आ सकता है, एक तो बुक का नाम सीधा पूछ सकता है, ठीक है, कि द पेशेंट इन बेड नंबर 12 ये किसकी बुक है। एक तो ऑथर का नाम डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है, ठीक है, वन लाइनर फैक्ट है तो ध्यान देना बस, ऑथर का नाम डायरेक्टली पूछ सकता है। तो ऑथर कौन है, राजकमल झा जी है, और राजकमल झा जी हैं, ठीक है, राजकमल झा जी हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर कब, 28 फरवरी को। तो इससे एक चीज तो पता चल गया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28
पेप को एक फैक्ट मिल गया। ठीक है, कह रहा है इस अवसर पर गोंडा जनपद में एक अंतरराष्ट्रीय कह रहा कि गोंडा जनपद में, उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। किस थीम के बेस्ड? तो कह रहा है स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंस। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया और इस अवसर पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कहां पे? गोंडा में। कहां पे? गोंडा जनपद में। साइंस और गोंडा, तो संबंध समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब देखो तो कह रहा कि क्वांटम टेक्नोलॉजी, इसकी बस दिमाग रखो कि इसके थीम में क्या थी। इसकी थीम में चूंकि साइंस की एक थी, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंस। इसी को क्वांटम टेक्नोलॉजी की जगह हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख दे और आपको भड़का दे। ठीक है, ध्यान रखना। विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? तो लखनऊ विधानसभा में। और लखनऊ विधानसभा में भी कुल कितनी भाषाओं का ट्रांसलेशन की बात की गई है? ठीक है, पहली विधानसभा बन गई। तो यो यहां पे हम लोगों ने पढ़ा ना, एग्जैक्ट अवधि 1, ब्रज 2, भोजपुरी 3, अंग्रेजी 4 और बुंदेलखंडी 5। ठीक है, तो 5। ठीक है, कह रहा कि मार्च में, लास्ट मार्च में, ठीक है, कहां पर टेक्निकल फेस्टिवल, ठीक है, टेक कृति 2025 का आयोजन किया गया। तो टेक्निकल फेस्टिवल है, तो भाई तो टेक्निकल यूपी में 2 बड़े आईटीज हैं, आईटी कानपुर और आईटी बीएचयू। तो आईटी कानपुर चूंकि सबसे बड़ा आईटी कानपुर, तो आईटी कानपुर है, तो आईटी कानपुर। ठीक है, दीदी प्रेरणा किचन स्टार्ट किया जा रहा है, दीदी प्रेरणा कैंटीन स्टार्ट किया है। बेसिकली ये जो कैंटीन स्टार्ट किया जा रहा है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके लिए स्टार्ट किया जा रहा है, उनके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। महिला जो स्वावलंबी बनाया जाएगा, महिलाओं को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये दीदी प्रेरणा कैंटीन आपकी कानपुर से शुरुआत किया गया। कहां से? कानपुर में। अभी कानपुर देहात क्यों न्यूज में, कानपुर देहात में टेक्सटाइल सेक्टर का क्या कुछ खोला जा रहा है क्या? ठीक है, बताओ। और दीदी प्रेरणा कैंटीन का खोली जा रही है तो कानपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि हैंडप्रिंट लेने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, वो एक महाकुंभ प्रयागराज के दौरान बनाया गया। ठीक है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक शो है, उसका नाम है इलेक्रामा 2025। इलेक्रामा 2025 का आयोजन कहा किया गया? तो नोएडा में, नोएडा के इंडिया एक्सपोर्टम, ठीक है, एक्सपो मार्ट में किया गया। तो इलेक्रोम, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक एक शो था, ये नोएडा में मनाया गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान, ठीक है, की थीम का थी, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान जो कि लखनऊ में आयोजित किया गया था, इसकी थीम थी वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी, तो अब नारी से को वित्तीय जागरूक करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हाँ। काशी तमिल संगमम 3.0, तो भाई वाराणसी हर बार था, इस बार भी है। ठीक है, तो इसी के अच्छा अभी बोला ना फैक्ट, यहाँ भी बचा है भाई। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव कहाँ पे? पीलीभीत में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे? पीलीभीत। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव। अब हमको बताना है, नेपाल से यूपी बाउंड्री बनाती है। ठीक है, तो यूपी के कुल कितने डिस्ट्रिक्ट यूपी क्या करते हैं? नेपाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं, ये आप बता सकते हो। यूपी के कुल कितने डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ये बात क्या करो, आप मुझे बता दो। ठीक है, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की? तो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत आपकी सीतापुर में की गई। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत आपके सीतापुर में की गई। अब थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ, आप लोग एक बार रीड कर लेना, ये रीड जरूर कर लेना आप लोग। ठीक है, वाराणसी नगर निगम द्वारा, ठीक है, डोमरी गांव में 300 बीघे जमीन पर क्या कर रहा है? वन क्षेत्र विकसित कर रहा है। कहाँ पे? वाराणसी नगर निगम डोमरी गांव में। ठीक है, डोमरी गांव में अभी 2 गांव और न्यूज में आया, पता क्या उसमें डोमरी गांव ही है। ठीक है, ठीक है, अब हमने पढ़ा था ना डॉल्फिन से रिलेटेड कुछ, तो ठीक है, तो वहां पे कह रहा कि 300 बीघा जमीन, 300 बीघे जमीन पे ये डेवलप कर रही है। ठीक है, राइस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। भारत का कह रहा है कि दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपर सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा है ये, पहला नहीं, दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपर सेंटर का आयोजन नोएडा में किया गया। एक यहाँ पे फैक्ट देखो लिखा हुआ है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में, ठीक है, देखना गेहूं का कितना डिसाइड किया गया? तो 24 और 1 रुपया जोड़ो 25, 24-25 रुपया पर क्विंटल डिसाइड किया गया है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, स्वच्छ वाई कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस तो गोरखपुर में, ये तो मतलब अभी जो ठोस अपशिष्ट वाला पढ़े थे वहीं से अंदाजा लग रहा था। ठीक है, आगे कह रहा है कि नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा, कितने नगर निगमों को? तो टोटल सभी 17 नगर निगम को यह डिसाइड किया गया है कि सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा, सोलर सिटी के रूप में।
आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है कि पावर प्लांट से निकलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मेथनॉल गैस में बदलने में सफलता प्राप्त करने वाला पहला पावर प्लांट बना तो वो है एनटीपीसी विंध्याचल। एनटीपीसी विंध्याचल पावर प्लांट ने क्या किया है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल गैस में कन्वर्ट करने की सफलता प्राप्त की है। ठीक है, ध्यान रहा। दिव्यांगों के लिए स्मार्ट स्कूल कहां बनाया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा में। ये बहुत ग्रेट वर्क है दिव्यांगों के लिए, तो ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर के, ये तो मतलब मैंने आंख से देखा योगी जी को इसका उद्घाटन करते, मतलब मैं रोड से जा रहा था तो पता चला कि यहाँ पे कुछ उद्घाटन होने वाला है, तो मैं पूछा भी, वहां पे एक सिपाही थे कि भैया क्या है, तो वो बताया कि भैया कुछ हाथी का कुछ उद्घाटन होने वाला था, मतलब हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन होने वाला था। ठीक है, तो ध्यान रहा। डॉल्फिन सफारी हमने पढ़ रखा है, तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जिसको और भी देख लेना है। ठीक है, आपका काम बन जाएगा। ये 6 मंथली था भैया, बजट बसेस में नहीं कराया हूं क्योंकि रमन सर ने कराया था। हम इसके बाद से आपका उत्तराखंड विशेष है जो कि हमको करना नहीं है, जिसको यूपी पीसीएस देना हो वो उसको देख सकता है। ठीक है, अब हम कल 135 से, कल नहीं एक ही साथ जब भी आऊंगा तो आपका एक वीक के अंदर आऊंगा और ये पूरा समाप्त कर दूंगा। तब तक रिवीजन कोर्स में चला रहा हूं, मतलब रिवीजन बैच में चला रहा हूं। 10-20 मिनट की क्लासेस आपकी यूट्यूब पे जा रही है, थोड़ा उसको शेयर करिए। ठीक है, और भी जो होगा हम लोग कराएंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिए। जय हिंद, जय भारत।